इंक नहीं है इसमें।
आइए देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। मैंने कल वाले लेक्चर में मोहम्मद बिन तुगलक के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में चर्चा किया था। उसी समय मैंने यह भी चर्चा की थी कि सन 1351 ईस्वी में जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध का अभियान किया, उसी समय सिंध अभियान के दौरान ही थट्टा नामक स्थान पर सुल्तान की अचानक मृत्यु हो गई। जब सुल्तान की अचानक थट्टा में जब सुल्तान की अचानक मृत्यु हुई, ऐसे में दिल्ली के तुर्क अमीरों के समक्ष ये गंभीर संकट पैदा हुआ। वह गंभीर संकट क्या था कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात किसे सुल्तान के पद पर नियुक्त किया जाए। यह जब गंभीर संकट पैदा हुआ तुर्क अमीरों के बीच में, तो उसी समय तुर्की अमीरों ने थट्टा के ही शाही शिविर में मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ एमबीटी मैंने लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक, और जहां भी मैंने एफएसटी लिखा है एफएसटी का आशय है फिरोज शाह तुगलक। एमबीटी का आशय जैसे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में मैंने लिखा था जीएसटी गयासुद्दीन तुगलक, उसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक को शार्ट मैंने क्या लिख दिया मोहम्मद बिन एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। इसी तरह फिरोज शाह तुगलक को मैंने शार्ट में क्या लिखा एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक। तो मैंने कहा कि जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की थट्टा में अचानक मृत्यु हुई, ऐसे में तुर्क अमीरों के समक्ष यह संकट पैदा हुआ कि आखिर किस वक्त को सुल्तान के पद पर नियुक्त किया जाए। इसी समय हम देखते हैं कि थट्टा के शाही शिविर में ही तुर्क अमीरों ने मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई तथा रज्जब के पुत्र फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान के पद पर नियुक्त किया। मैंने क्या कहा कि जब थट्टा में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की अचानक मृत्यु हुई, ऐसे में थट्टा के शाही शिविर में ही तुर्क अमीरों ने मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई तथा रज्जब के पुत्र फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान के पद पर नियुक्त किया। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसका 2 बार राज्याभिषेक भी हुआ था। पहली बार कहां हुआ था? थट्टा में, जहां सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, और दूसरी बार हुआ था जब यह दिल्ली राजधानी वापस पहुंचा। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, वह कौन सा सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान बनाने में एक सूफी संत थे जिनका नाम था बहाउद्दीन जकारिया। क्या नाम था? बहाउद्दीन जकारिया। इस सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया ने फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वास्तविक कारण क्या भूमिका अदा की थी? वस्तुतः जब शाही शिविर में सुल्तान के पद पर किसे नियुक्त किया जाए यह विचार किया जा रहा था, उस समय तुर्क अमीरों ने सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया के सलाह पर ही फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। ठीक, तो अभी यह सवाल नहीं पूछा गया है कि फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान बनाने में किस सूफी संत ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। हो सकता है इन फ्यूचर पूछ ले, तो आपका उत्तर क्या होगा? शेख बहाउद्दीन जकारिया। जो ये फिरोज शाह तुगलक था, यह एक हिंदू मां का पुत्र था। इसकी मां का नाम नैला देवी था। क्या नाम था? नैला देवी। जो नैला देवी इसकी मां थी, वह अबोहर के राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। अबोहर के राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। कौन? नैला देवी। ठीक, इसके संदर्भ में फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी जो मध्यकालीन विद्वान है, बर्नी के अनुसार दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। मैंने जिस समय इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बारे में चर्चा किया था, उसमें मैंने कहा था कि मिनहाजुस सिराज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन महमूद शाह। उसी तरह बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो यहां सवाल अक्सर इस तरह बनते रहते हैं कि मिनहाजुस सिराज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? वह था नासिरुद्दीन महमूद शाह। अगर सवाल पूछे बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक, यहां विद्वानों के अपने अपने विचार। तो अब देखते हैं, तो बर्नी ने क्या कहा? इसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान बना। वहीं विद्वान हेनरी इलियट व एल्फिंस्टन ने इसे सल्तनत कालीन अकबर की संज्ञा भी प्रदान की है। तो अगर आपसे पूछा जाए सवाल कि किस विद्वान ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत कालीन अकबर कह करके संबोधित किया है, तो आपका उत्तर क्या होगा? हेनरी इलियट व एल्फिंस्टन। ठीक है, जब हेनरी इलियट व एल्फिंस्टन जैसे विद्वानों ने इसकी तुलना, यानी फिरोज शाह तुगलक की तुलना मुगल बादशाह अकबर से किया, तो इन दोनों विद्वानों के मत का खंडन करते हुए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिखा कि उस विशाल हृदयी एवं उदार बुद्धि वाले
बादशाह अकबर का एक शतांश मात्र भी नहीं था। किसके बारे में लिखा? फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिखा। कहने का अंश यह है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कहना यह है कि जितना उदार बुद्धि व दयालु बादशाह मुगल बादशाह अकबर था, उसके चरित्र का शतांश मात्र भी फिरोज शाह तुगलक नहीं था। ठीक, तो मेरे कहने का आशय यह है कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने हेनरी इलियट, एल्फिंस्टन जैसे विद्वानों के मतों का खंडन भी किया। इसी तरह इसे फिरोज शाह तुगलक को ही सल्तनत का जयसिंह भी कहा जाता है। सल्तनत का जयसिंह, जयसिंह। इसी तरह इसे भवन निर्माताओं का राजा भी कहा जाता है। ये इसकी उपाधियां, अक्सर यहां से उपाधियों से सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सल्तनत के किस सुल्तान को जयसिंह कहा जाता है, किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। इसी तरह भवन निर्माताओं का राजा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जयसिंह को। हुआ क्या था, जयसिंह की तुलना विद्वानों ने फिरोज शाह तुगलक से इसलिए की थी क्योंकि जैसे सवाई राजा जो जयसिंह थे, इन्होंने ही भी खगोल आदि के क्षेत्र में विशेष योगदान किया था, और फिरोज शाह तुगलक ने भी अपने शासनकाल के दौरान ताश घड़ी जैसे यंत्रों का आविष्कार भी कराया था। ताश घड़ियाल का आविष्कार अर्थात समय मापक यंत्र का आविष्कार भी कराया था। इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए विद्वानों ने फिरोज शाह की तुलना सल्तनत काल के जयसिंह से भी की है। जब जयसिंह किसके समय में थे? मुगल बादशाहों के समय में थे, उत्तरकालीन औरंगजेब के शासनकाल में थे। ठीक है, लेकिन यहां फिरोज शाह की तुलना उस मुगलकालीन जयसिंह से किया गया था, और इसी फिरोज शाह तुगलक को ही सल्तनत काल का जयसिंह विद्वानों ने कहकर के संबोधित किया। इसी तरह भवन निर्माताओं का राजा, दरअसल हुआ क्या था कि जो फिरोज शाह तुगलक था, एक स्थापत्य प्रेमी सुल्तान था। इसने भवनों के निर्माण हेतु एक पृथक विभाग की स्थापना की थी, जिसे दीवान इमारत के नाम से जाना जाता था। और न सिर्फ इसने स्थापक के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कराया, बल्कि अनेक नगरों की स्थापना भी की थी। वो जब स्थापत्य कला बताएंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। जहां तक नगरों की बात है तो उसमें जान लीजिए, जैसे इसने गोमती नदी के तट पर जौनपुर नगर की स्थापना की थी। इसी तरह फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार आदि नगरों की भी स्थापना किया था। तो इसके स्थापत्य प्रेम को देखते हुए कुछ विद्वानों ने इसे भवन निर्माताओं का राजा भी कहकर के संबोधित किया है। ठीक है, यहां मैंने एक शब्द लिखा कमालुद्दीन फिरोज फिरोज शाह तुगलक का मूल नाम था। तो अगर आप कभी सवाल पूछ ले फिरोज शाह तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? कमालुद्दीन फिरोज था। अब जरा फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और अन्य तथ्य उनके बारे में देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि जहां बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली का आदर्श सुल्तान माना, वहीं हेनरी इलियट एल्फिंस्टन ने सल्तनतकालीन अकबर की संज्ञा प्रदान की, और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने हेनरी इलियट एल्फिंस्टन के मतों का खंडन किया था। इसी तरह एक विद्वान है बुलजले हेग ने फिरोज शाह तुगलक को राज्य का अपहरणकर्ता माना है। किसने? बुलजले हेग ने। ठीक, यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसके समय में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। यह दिल्ली का न सिर्फ सर्वाधिक धनी सुल्तान था, बल्कि इसके समय में रिश्वतखोरी अपने चरम पर थी। इसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वयं रिश्वत लेकर के जहां महत्वपूर्ण पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करता था, वहीं इसके अधिकारी व कर्मचारी भी सामान्य पदों पर नियुक्त हेतु रिश्वत लिया करते थे। तो कहने का आशय यह है कि अगर पूछा जाए आपसे सवाल सल्तनत काल का सर्वाधिक धनी सुल्तान अथवा सल्तनत काल के किस सुल्तान का शासनकाल सर्वाधिक भ्रष्ट शासनकाल था, तो वह किसका था? फिरोज शाह तुगलक का। यह पहला सुल्तान था जिसने राज्य के खर्च पर हज जाने का प्रबंध भी किया था। और इसी तरह हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने अनुवाद विभाग, मदिरा विभाग, इन विभागों की भी स्थापना की थी। ठीक, इसी तरह यह सल्तनत का प्रथम सुल्तान है जिसने मुस्लिम कन्याओं के विवाह हेतु दहेज ले जाने पर प्रतिबंध भी लगाया था। यहां से अक्सर सवाल पूछे जाते रहते हैं कि सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अनुवाद विभाग की स्थापना की या सर्वप्रथम मदिरा विभाग की स्थापना की। इसी तरह मुस्लिम कन्याओं के विवाह हेतु लिए जाने वाले दहेज पर प्रतिबंध लगाया। तो सबके उत्तर क्या हुए? फिरोज शाह तुगलक। ये ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते रहते हैं। इसी तरह इसने चूंकि एक हिंदू मां का पुत्र था,
ऐसे में इसने धार्मिक कट्टरता का सहारा लेते हुए अपने राज्य का चरित्र न सिर्फ इस्लामी घोषित किया, अपने राज्य का चरित्र न सिर्फ इस्लामी घोषित किया, बल्कि सुन्नी धर्म का पालन करते हुए, कट्टर सुन्नी धर्म का पालन करते हुए महिलाओं को सूफी संतों के मकबरों या दरगाहों की यात्रा किए जाने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक जो शासन, फिरोज शाह तुगलक से जुड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह यह है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में तेलंगाना के एक ब्राह्मण जो हिंदू था, जिसने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था और जिसका नाम मलिक मकबूल था, और इसी मलिक मकबूल को फिरोज शाह तुगलक ने खाने जहां की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि थी? खाने जहां की उपाधि। जब मलिक मकबूल को खाने जहां की उपाधि दी गई तो चूंकि यह तेलंगाना का निवासी था, ऐसे में यही मलिक मकबूल इतिहास में खाने जहां तेलंगानी के नाम से भी जाना गया। किस नाम से? खाने जहां तेलंगानी के नाम से। सबसे बड़ी बात यह थी कि फिरोज शाह तुगलक के शासन के संचालन में खाने जहां तेलंगानी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के शासन के संचालन हेतु खाने जहां तेलंगानी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और यह जो खाने जहां तेलंगानी था, दिल्ली की जनता में इतना अत्यधिक लोकप्रिय हो गया था कि जब इसकी मृत्यु हुई तो उसके संदर्भ में अफीक लिखता है कि जिस समय खाने जहां तेलंगानी की मृत्यु हुई उस समय दिल्ली की प्रजा शोक में डूब गई थी। अगर अफीक ने यह लिखा कि खाने जहां तेलंगानी की मृत्यु पर दिल्ली की जनता शोक में डूब गई थी, तो यह तथ्य खाने जहां तेलंगानी की लोकप्रियता को स्पष्ट करता है कि नहीं करता? निश्चित रूप से करता है। जब खाने जहां तेलंगानी की मृत्यु हुई, यानी खाने जहां तेलंगानी अर्थात मलिक मकबूल की जब मृत्यु हुई, तो फिरोज शाह तुगलक ने मलिक मकबूल का इतना अधिक सम्मान किया करता था फिरोज शाह तुगलक कि इसी मलिक मकबूल अर्थात खाने जहां तेलंगानी के पुत्र जौना खां, खाने जहां तेलंगानी के पुत्र जौना खां को भी खाने जहां की उपाधि दी और इसे भी साम्राज्य के वजीर के पद पर नियुक्त किया था। तो पहले फिरोज शाह तुगलक किससे साम्राज्य के वजीर के पद पर नियुक्त किया था? मलिक मकबूल अथवा खाने जहां तेलंगानी को। जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसके पुत्र जौना खां को भी खाने जहां की उपाधि दी तथा इसे भी साम्राज्य के वजीर के पद पर नियुक्त किया था। मैंने इसके पहले जूना खां शब्द इस्तेमाल किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था? जूना खां था, और खाने जहां तेलंगानी के पुत्र का क्या नाम था? जौना खां। तो जूना खां और जौना खां में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब फिरोज शाह तुगलक के अन्य राजनीतिक अभियानों के संदर्भ हम देखते हैं तो जब इसके शासनकाल में जो राजनीतिक विस्तार हेतु अभियान हुए, जब उसके कारणों पर हम गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जिस समय सुल्तान बनने के पश्चात उसने साम्राज्य विस्तार की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके विचार में वह अनावश्यक रूप से मुसलमानों का रक्त नहीं बहाना चाहता था। तो अगर पूछा जाए आपसे सवाल फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियानों का उद्देश्य क्या था, तो वह यह उद्देश्य नहीं था कि साम्राज्य का विस्तार करना, बल्कि उसका उद्देश्य था साम्राज्य के विघटन को रोकना। तो कहने का आशय यह है कि चूंकि फिरोज शाह तुगलक अनावश्यक रूप से मुसलमानों का रक्त नहीं बहाना चाहता था, ऐसे में सुल्तान बनने के उपरांत उसने साम्राज्य विस्तार की जगह साम्राज्य के विघटन को रोकने हेतु प्रयास करना प्रारंभ किया, और इसी परिप्रेक्ष्य में उसने अभियान भी किया था। तो यहां आप सावधान रहिएगा, अगर पूछा जाए कि फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियानों का उद्देश्य क्या था, अगर आपका उत्तर यह नहीं होना चाहिए कि फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियानों का उद्देश्य राजनीतिक साम्राज्य का विस्तार करना था। वहां आपका उत्तर क्या होना चाहिए? वहां आपका उत्तर यह होना चाहिए कि फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियानों का उद्देश्य साम्राज्य के विघटन को रोकना था। यहां कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। इसी तरह हम देखते हैं तो अब जब इसके सैन्य अभियानों के संदर्भ पर जब हम गौर करते हैं तो देखते हैं इसने सर्वप्रथम 1353 ईस्वी में कहां का अभियान किया था? बंगाल का अभियान किया था। कहां का? बंगाल का। इस समय बंगाल का जो शासक था अलाउद्दीन इलियास खां था। कौन था? अलाउद्दीन इलियास खां। और इसकी राजधानी इस समय क्या थी? पंडुआ थी। यहां देखिएगा, गौर कीजिएगा कि मोहम्मद गोरी के समय उसके सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया था। उस समय बंगाल की राजधानी क्या थी? नदिया थी। और उस नदिया की जगह बख्तियार खिलजी ने बंगाल की नई राजधानी क्या बनाई थी? लखनऊती बनाई थी। अब यहां पे बंगाल की राजधानी क्या हो गई है? पंडुआ। तो अक्सर पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी के समय बंगाल की राजधानी क्या थी?
या फिरोज शाह तुगलक से पूर्व बंगाल की राजधानी क्या थी, या फिरोज शाह तुगलक के पश्चात बंगाल की राजधानी क्या थी। इस समय बंगाल की राजधानी क्या थी, पांडुआ थी। ठीक है, तो मैंने कहा 1353 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल का अभियान किया और यहां के शासक अलाउद्दीन इलियास खां को पराजित किया और साथ ही जब राजधानी पांडुआ के किले पर अधिकार करने हेतु किले के समक्ष उपस्थित हुआ, उस समय किले से सर पर घूंघट डाले हुए महिलाओं को किले से निकलते हुए देखकर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का हृदय द्रवित हुआ, जिसके कारण सुल्तान ने किले पर अधिकार किए बिना ही वापस राजधानी चलाया। कौन, फिरोज शाह तुगलक। तो मैंने कहा कि 1353 ईस्वी में बंगाल अभियान के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक अलाउद्दीन इलियास खां को न केवल पराजित किया, बल्कि राजधानी पांडुआ के किले पर जब अधिकार करने हेतु किले के समक्ष उपस्थित हुआ, उस दौरान किले से बाहर सर पर घूंघट डाले महिलाओं को निकलते हुए देखकर उसका हृदय द्रवित हुआ, जिसके कारण वह राजधानी पांडुआ के किले पर बिना अधिकार किए ही वापस चलाया। ठीक, यद्यप देखा जाए तो उसने बंगाल के शासक को पराजित करके बंगाल पर अधिकार कर सकता था। तो कहने का आशय यह है कि फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल की विजय तो की थी। तो इसी बंगाल विजय के उपलक्ष्य में फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां, क्या नाम था, फतेह खां, अपने पुत्र फतेह खां का नाम जो सल्तनत कालीन मुद्रा टंका थी उस पर उत्कीर्ण कराया था। ठीक है, तो अभी इसके पहले मैंने जिस समय इल्तुतमिश के बारे में चर्चा किया था उसमें मैंने बताया था कि एक बार यह सवाल पूछा गया था कि किस विजय की स्मृति में इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का नाम मुद्राओं पर उत्कीर्ण कराया था। तो वह कौन सी विजय थी, ग्वालियर की विजय थी। हो सकता है इन केस यहां से सवाल बना दे कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने किस विजय के उपलक्ष्य में अपने पुत्र फतेह खां का नाम अपनी मुद्राओं पर उत्कीर्ण कराया था। तो वह कौन सी विजय थी, बंगाल की विजय, यानी बंगाल अभियान के समय। ठीक, 1359 ईस्वी में हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक ने पुनः बंगाल पर आक्रमण किया, बंगाल का अभियान किया और इस अभियान के दौरान इस समय बंगाल के शासक सिकंदर खां को पराजित करके सिकंदर खां को, मैंने कहा 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने पुनः बंगाल का अभियान किया और इस समय बंगाल का शासक कौन था, सिकंदर खां था। सिकंदर खां कई खूनी संघर्षों में फिरोज शाह तुगलक से यद्यपि पराजित हुआ, किंतु पराजित होने के पश्चात भी सिकंदर खां का बंगाल पर अधिकार बना रहा। कहने का आशय यह है फिरोज शाह तुगलक सिकंदर खां को पराजित करने के पश्चात भी बंगाल पर अधिकार करने में असफल रहा। ठीक, बंगाल अभियान से जिस समय यह वापस आ रहा था उसी दौरान इसने रास्ते में जाजनगर का भी अभियान किया था। जाजनगर मैंने चर्चा किया था कि मध्यकाल में उड़ीसा क्षेत्र को जाजनगर के नाम से भी जाना जाता था। किस क्षेत्र को, उड़ीसा क्षेत्र। और इस समय यहां का शासक कौन था, भानुदेव तृतीय था। फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में जब जाजनगर का अभियान किया तो यहां के शासक भानुदेव तृतीय को पराजित करके इनसे वार्षिक कर वसूल करना भी प्रारंभ किया था। ठीक, और इसी अभियान से जब वह वापस आ रहा था, किस अभियान से, बंगाल अभियान से। यह जो जाजनगर का अभियान है, बंगाल अभियान के दौरान ही जाजनगर अभियान हुआ है। तो कहने का आशय यह है कि जो जाजनगर अभियान है यह बंगाल अभियान का एक उप अभियान है, बंगाल अभियान का ही एक उप अभियान है। तो इसी अभियान से वापस आते समय फिरोज शाह तुगलक ने जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खां के सम्मान में, जूना खां के स्मृति में गोमती नदी के तट पर जौनपुर नगर की स्थापना की थी। किस नगर की नींव डाली थी, जौनपुर। ठीक, तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि किस अभियान से लौटते समय फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी, आपका उत्तर क्या होगा, बंगाल अभियान। वहां आपका उत्तर जाजनगर नहीं होगा, क्योंकि जो जाजनगर अभियान था बंगाल अभियान के दौरान ही किया गया एक उप अभियान था। ठीक, अब सवाल उठता है कि मैंने पहले जब चर्चा किया कि फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियानों का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना नहीं था, क्योंकि वह अनावश्यक रूप से मुसलमानों का रक्त नहीं बहाना चाहता था, बल्कि उसके सैन्य अभियान का उद्देश्य राजनीतिक विघटन को रोकना था। इसके बाद भी उसने बंगाल का अभियान किया, जाजनगर का भी अभियान किया। इसके पीछे कारण यह था कि मोहम्मद गोरी के समय से ही बंगाल का जो क्षेत्र था तुर्क सत्ता के अधीन हो गया था और दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान रहे उत्तर भारत पर न सिर्फ नियंत्रण स्थापित किए बल्कि बंगाल पे भी, बंगाल में बार बार विद्रोह होते रहा, उन विद्रोहों का दमन भी किया दिल्ली के सुल्तानों ने और बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण भी स्थापित किए रखा।
तो कहने का आशय यह है कि जो बंगाल का क्षेत्र था यह तो पहले से ही सल्तनत का हिस्सा था। और फिर हमने यह भी बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जब तेलंगाना का अभियान किया था उस समय जाजनगर का भी अभियान किया था और जाजनगर के शासक भानुदेव द्वितीय को पराजित करके उनसे धन संपदा इत्यादि लेकर के राजधानी लौटा था। तो यहीं बंगाल के साथ साथ जो जाजनगर का क्षेत्र था यह भी, चूंकि ये दोनों क्षेत्र वार्षिक रूप से कर सल्तनत यानी सुल्तान को दिया करते थे, राजधानी दिल्ली को भेजा करते थे, और चूंकि ये पहले से सल्तनत के अधीन थे, ऐसे में पुनः इन क्षेत्रों को सल्तनत के अधीन करना आवश्यक था। और इसी उद्देश्य से फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल व जाजनगर का अभियान किया था। इसीलिए मैंने कहा कि फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियान का उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार नहीं करना था, बल्कि साम्राज्य के विघटन को रोकना था। यदि साम्राज्य का विस्तार करना होता तो हम देखते हैं कि जिन क्षेत्र, दक्षिण भारत के जिन क्षेत्रों को गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सल्तनत के अधीन किया गया था, वह जब फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए, यानी दक्षिण भारत के क्षेत्र जब स्वतंत्र हुए, वहां पे स्वतंत्र सत्ता स्थापित हुई, तो फिरोज शाह तुगलक ने अनावश्यक रूप से दक्षिण भारत के क्षेत्रों को पुनः विजित करके सल्तनत में मिलाने का प्रयास नहीं किया था। क्लियर? अब जरा अन्य अभियानों पर देखते हैं।
अब जरा फिरोज शाह तुगलक के अन्य बयानों के संदर्भ में गौर करते हैं, देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक का अगला अभियान कहाँ का हुआ था? कांगड़ा क्षेत्र का अभियान हुआ था। कहाँ का अभियान हुआ था? कांगड़ा क्षेत्र का अभियान हुआ था। और कांगड़ा क्षेत्र को ही नागरकोट के नाम से भी जाना जाता था। कांगड़ा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? नागरकोट के नाम से जाना जाता था। ठीक, यह जो कांगड़ा का क्षेत्र था, मैंने बताया था कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कराचील का अभियान हुआ था। और कराचील वर्तमान शोध से कराचील कहां स्थित है? वर्तमान शोध क्या कहते हैं कि कराचील कांगड़ा घाटी का हिस्सा था। कराचील कांगड़ा घाटी का हिस्सा था। कहने का आशय यह है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने भांजे खुसरो मलिक के नेतृत्व में कराचील का अभियान भेजा था और कराचील के महत्वपूर्ण नगर जिद्दा पर अधिकार कर लिया था, और न सिर्फ जिद्दा पर अधिकार किया बल्कि धन संपदा लेकर के वापस तिब्बत पर अभियान किया था। कहने का आशय यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से ही जो कांगड़ा का शासक था, कांगड़ा क्षेत्र का जो शासक था, वह सल्तनत को वार्षिक रूप या नियमित रूप से कर भी देना स्वीकार कर लिया था। किंतु मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात यहाँ के, यह एक हिंदू राज्य था, यहाँ के हिंदू शासक ने दिल्ली को वार्षिक कर देना बंद कर दिया था। यहाँ के यह एक हिंदू राज्य था, इस मत पर तो सभी विद्वान सहमत हैं, किंतु शासक कौन था इसको लेकर के, शासक के नाम को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, तो यहां शासक कौन था, इसलिए शासक की चर्चा हम नहीं करेंगे। ठीक, तो मैंने कहा कि जिस समय 1361-62 ईस्वी में 1361-62 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा का अभियान किया था, उस समय कांगड़ा एक हिंदू राज्य था। और इस अभियान के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने यहां के हिंदू शासक को न केवल पराजित किया, बल्कि इसी अभियान के दौरान उसने ज्वाला देवी कांगड़ा में ज्वाला देवी के मंदिर की भीषण रूप से लूटपाट की। ज्वाला देवी के मंदिर की भीषण रूप से लूटपाट की। साथ ही इस मंदिर में उपस्थित 1300 संस्कृत भाषा की 1300 पुस्तकों को अपने साथ कहां? दिल्ली उठा लाया था। और इन जो 1300 संस्कृत पुस्तकों के संग्रह को अपने साथ लाया था, इनमें जो खगोल, गणित, विज्ञान, ज्योतिष आदि से जुड़ी हुई थी, उन पुस्तकों का फारसी भाषा में दयालते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद कराया था। किस नाम से? दयालते फिरोज शाही। फिरोज शाही। और यह अनुवाद किया था अजुद्दीन खालिद खाली। मैंने क्या कहा कि अपने कांगड़ा अभियान के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने न सिर्फ कांगड़ा के हिंदू शासक को पराजित किया, बल्कि कांगड़ा में स्थित ज्वाला देवी मंदिर की भीषण रूप से लूटपाट की। साथ ही इस मंदिर में उपस्थित संस्कृत भाषा की 1300 पुस्तकों के संग्रह को अपने साथ उठा लाया। कहां उठा लाया? दिल्ली उठा लाया। और फिर अपने सहयोगी अजुद्दीन खालिद खाली के माध्यम से इन्हीं पुस्तकों में से कौन सी पुस्तकें? जो गणित, खगोल, विज्ञान, ज्योतिष आदि से जुड़ी हुई थी, इसी अजुद्दीन खालिद खाली के माध्यम से उन पुस्तकों का जो गणित, विज्ञान, ज्योतिष, खगोल से जुड़ी हुई थी, उनका फारसी भाषा में अनुवाद कराया। किस नाम से? दयालते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद कराया था। और मैंने पहले ही चर्चा की कि यह सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने भारतीय ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने हेतु एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। क्लियर? अब अगला जो अभियान हुआ था सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का, कौन सा हुआ था? 1365 ईस्वी में सिंध अभियान। कहां का हुआ था? सिंध क्षेत्र का अभियान हुआ था। और इस समय सिंध का जो शासक था उसका नाम था जाम बबिनिया। क्या नाम था? जाम बबिनिया। जिस समय फिरोज शाह तुगलक ने सिंध का अभियान किया था, उसी अभियान के दौरान ही फिरोज शाह तुगलक की सेना कच्छ के रण में फंस गई थी। कच्छ के दलदल में फंस गई थी। और यही कारण, जब ये सेना कच्छ के दलदल में फंस गई थी, उसी के संदर्भ में अफीक, जो समकालीन फिरोज शाह तुगलक के समय समकालीन इतिहासकार अफीक ने लिखा कि यह यानी सिंध के अभियान को, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए सिंध अभियान को संसार का सबसे अव्यवस्थित अभियान माना है। तो अगर आपसे पूछे कि फिरोज शाह तुगलक के किस अभियान को अफीक महोदय ने संसार का सबसे अव्यवस्थित अभियान कहा है, तो कौन सा अभियान था? सिंध का अभियान। ठीक, यद्यपि सिंध अभियान के दौरान फिरोज शाह तुगलक का जाम बबिनिया के साथ कई युद्ध हुआ,
कई युद्ध हुए और कई खूनी संघर्ष होने के पश्चात भी दोनों एक दूसरे को पराजित करने में असफल रहे और अंततः एक अमीर के सहयोग से दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक व सिंध के शासक जाम बबीनिया के बीच में महत्वपूर्ण संधि भी स्थापित हुई। ठीक, कहने का सही है, इस अभियान के दौरान सिंध के शासक जाम बबीनिया के साथ समझौता करके फिरोज शाह तुगलक वापस चला। ठीक, अब ये तो रही बात फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियानों की चर्चा। अब जरा देखते हैं फिरोज शाह तुगलक से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर। फिरोज शाह तुगलक, यहां यफस्टी का आशय है फिरोज शाह तुगलक, बार बार मैं कह रहा हूं यफस्टी मैंने 60 में नाम लिखा है, फिरोज शाह तुगलक को ही 60 में क्या लिखा है, फिर यफस्टी लिखा है। अब हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए जो कार्य है, जरा उन पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने सुल्तान के पद पर रहते हुए अनेक लोक कल्याणकारी एवं प्रशासनिक कार्य भी संपादित किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने जो भी लोक कल्याणकारी अथवा प्रशासनिक कार्य किए थे, इसकी जानकारी हमें अफीक की रचना तारीखे फिरोजशाही नामक ग्रंथ से होती है। किससे होती है? अफीक की रचना तारीखे फिरोजशाही। तारीखी फिरोजशाही के नाम से 2 रचनाएं हैं। एक तारीखी फिरोजशाही का लेखन जियाउद्दीन बरनी ने किया है और दूसरी तारीखी फिरोजशाही के लेखन अफीक ने किया है। ठीक, तो तारीखी फिरोजशाही के नाम से 2 रचनाएं हैं, एक का लेखन कार्य अफीक ने किया है, दूसरे के लेखन कार्य जियाउद्दीन बरनी ने किया है। यह एक चीज और हम स्पष्ट कर दें कि सल्तनत का पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था जिसने स्वयं अपनी आत्मकथा भी लिखी थी और फिरोज शाह तुगलक ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उसका नाम था फतुहाते फिरोजशाही। क्या नाम था? फतुहाते फिरोजशाही। यहां कंफ्यूज मत रहिएगा कि तारीखी फिरोजशाही किसकी रचना? अफीक की भी है और जियाउद्दीन बरनी की भी है। फतुहाते फिरोजशाही किसकी रचना है? फिरोज शाह तुगलक की रचना है। तो मैंने कहा फिरोज शाह तुगलक सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी और इसने आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? फतुहाते फिरोजशाही के नाम से लिखी थी। ठीक, मैंने कहा कि फिरोज शाह तुगलक ने सुल्तान के पद पर रहते जो लोक कल्याणकारी एवं प्रशासनिक कार्य की, इसकी जानकारी हमें अफीक की रचना तारीखे फिरोजशाही नामक ग्रंथ से होती है। अब जरा इसके कार्यों के संदर्भ में देखते हैं कौन कौन से कार्य किए। जैसे ऋणों की माफी, ऋणों की माफी अर्थात जो राज्य के द्वारा ऋण वितरित किए गए थे उन ऋणों को फिरोज शाह तुगलक ने माफ कर दिया था। किन ऋणों की बात? उन ऋणों की बात मैं कर रहा हूं जिन ऋणों की चर्चा मोहम्मद बिन तुगलक की जिस समय विभिन्न मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के संदर्भ मैंने चर्चा किया था। मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की योजना बनाई थी और जब उस योजना को दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की योजना को लागू किया सुल्तान ने तो वहां पर अकाल पड़ गया था और अकाल से राहत दिलाने हेतु किसानों को मोहम्मद बिन तुगलक ने अग्रिम ऋण प्रदान किया था जिसे क्या कहा जाता था? सुंदर। और इसी तरह बंजर भूमि के विकास हेतु, बंजर भूमि के विकास हेतु जब मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को अग्रिम ऋण वितरित किया था उसे क्या कहा गया था? तकावी। तो वही सुंदर व तकावी ऋण जो किसानों के मध्य वितरित किया था फिरोज शाह तुगलक जब सुल्तान बना तो किसानों के ऋणों को माफ कर दिया। यानी कि जो ऋण मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किसानों के बीच में वितरित किए गए थे उन ऋणों को फिरोज शाह तुगलक ने माफ कर दिया। न सिर्फ माफ किया बल्कि ऋण पंजिका यानी कि किस किसान को कितना ऋण दिया गया है उसका जो रजिस्टर था उस रजिस्टर को भी नष्ट करवा दिया अर्थात जलवा दिया था। इसी तरह देखते हैं करों की समाप्ति। दूसरा कार्य क्या था? करों की समाप्ति। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ करों को समाप्त किया था। वे कितने कर थे? 24 कर थे। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान 24 ऐसे करों को समाप्त किया था जिसको शरीयत मान्यता नहीं देता। अर्थात वे छोटे मोटे कर जो इस्लामी कानूनों के अनुसार न लेकर के, इस्लामी कानूनों को ध्यान में न रखते हुए लिए जाते थे, वसूल किए जाते थे, उन करों को फिरोज शाह तुगलक ने माफ कर दिया था। तो मैंने क्या कहा कि फिरोज शाह तुगलक ने 24 ऐसे छोटे मोटे करों को समाप्त किया था जिन्हें शरीयत मान्यता नहीं देता अर्थात इस्लाम मान्यता नहीं देता। न सिर्फ 24 करों को समाप्त किया बल्कि फिरोज शाह तुगलक ने काजी नसरुल्लाह को आदेश दिया कि वह हाथी पर सवार होकर के समाप्त किए गए करों की सार्वजनिक रूप से घोषणा करे। फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त किए गए करों की घोषणा करने हेतु किसे नियुक्त किया था? काजी नसरुल्लाह को। ठीक, इसी तरह फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में सरकारी सेवा को वंशानुगत बना दिया था। सरकारी सेवा को वंशानुगत बना दिया था अर्थात सरकारी सेवा में जो सैनिक व सैनिक अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त हैं
उनके बाद उनके पुत्रों को भी उस पद पर नियुक्त किया जाएगा। यहां तक यह भी प्रावधान किया गया कि जो सैनिक व कर्मचारी, जो सैनिक व सैनिक अधिकारी अथवा कर्मचारी जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों को अथवा उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य को अथवा उनके दासों को उन पदों पर नियुक्त किया जाए। तो यहां मैंने बात किया कि पुत्रों को, परिवार के सदस्यों को, दासों को। कहने का आशय यह है कि यदि किसी सैनिक या असैनिक अधिकारी या कर्मचारी की मृत्यु हुई है और उसका पुत्र जीवित है, उसके पुत्र को सरकारी पद पर नियुक्त किया जाए। यदि पुत्र नहीं तो उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को नियुक्त किया जाए। यदि परिवार का भी कोई सदस्य नहीं है, यदि उसका कोई दास है तो उस दास को भी सरकारी सेवा पर नियुक्त किया जाए। क्लियर? इसी तरह एक अन्य कार्य किया था फिरोज शाह तुगलक ने, दंड विधान में परिवर्तन। वह क्या था? फिरोज शाह तुगलक जब सुल्तान बना तो इसने राजद्रोह के अपराध में दिए जाने वाले दंड को शिथिल कर दिया था। राजद्रोह के अपराध में दंड दिए जाने वाले दंड को क्यों शिथिल किया? उसका मुख्य कारण यह था कि इस्लामी मान्यता के अनुसार, यानी शरीयत के नियमों के अनुसार, शरीयत में राजतंत्र की कहीं कोई चर्चा नहीं की गई। यानी कि राजतंत्र के बारे, राजतंत्र को, यानी शरीयत, इस्लामी परंपरा राजतंत्र को कोई मान्यता प्रदान नहीं करता। जब इस्लामी परंपरा के अंतर्गत राजतंत्र को कोई मान्यता नहीं प्राप्त है, तो ऐसे में राज्य के खिलाफ होने वाले अपराध के संदर्भ में क्या दंड विधान का प्रावधान किया गया होगा? निश्चित रूप से नहीं किया गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी राजतंत्र स्थापित होता रहा और सल्तनत की सत्ता संचालित होती रही। मैंने पहले भी कहा था, इस्लाम धर्म के अंतर्गत सुल्तान या सल्तनत की कोई अवधारणा नहीं। मैंने यह भी बताया था, खिलाफत राज्य से बाहर जहां भी इस्लामी सत्ता स्थापित हुई उसे सामान्यतः सल्तनत कह दिया गया और सल्तनत की देखरेख करने वाले को सुल्तान कह दिया गया था। तो मेरा कहने का यह है कि जब इस्लामी मान्यता, इस्लाम धर्म के अंतर्गत राजतंत्र को कोई मान्यता नहीं प्राप्त है, ऐसे में राजद्रोह हेतु दंड का क्या कोई प्रावधान किया गया होगा? निश्चित रूप से नहीं किया गया होगा। किंतु हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक ने इसी शरीयत के नियमों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि शरीयत के नियमों में क्या कहा गया है कि राजतंत्र को कोई मान्यता नहीं प्राप्त है, इन्हीं शरीयत के नियमों को ध्यान में रखते हुए इसने राजद्रोह के संदर्भ में किए जाने वाले अपराधों को शिथिल कर दिया था। यानी उसे जो अंग भंग या मृत्युदंड आदि के प्रावधान थे उन्हें कम कर दिया था। किंतु अन्य अपराधों के संदर्भ में जो दंड दिया जाता था राज्य की तरफ से, उसको शिथिल नहीं किया था। यहां दंड विधान में परिवर्तन का आशय यह था। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान मुद्रा व्यवस्था में भी सुधार किया था। हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के शासनकाल से सल्तनत की जो सर्वाधिक प्रचलित लोकप्रिय मुद्राएं थी वह थी चांदी की टंका और तांबे की जीतर। चांदी के टंका और तांबे की जीतर, और यह सर्वाधिक लोकप्रिय मुद्रा थी सल्तनत की। फिरोज शाह तुगलक ने, यानी कि फिरोज शाह तुगलक अपने शासनकाल में इन्हीं धातुओं की, यानी चांदी और तांबे जैसे धातुओं की ही कम मूल्य की मुद्राएं भी संचालित की थी, कम मूल्य की मुद्राएं भी जारी की थी। जैसे इसने एक ससगनी नामक मुद्रा जारी की थी। कौन सी मुद्रा? ससगनी। जो ससगनी मुद्रा थी वह टंके के मूल्य का 1/6 होती थी। टंके के मूल्य का 1/6 होती। इसी तरह अध, एक मुद्रा का नाम है अध। अध नामक मुद्रा किसने जारी किया? फिरोज शाह तुगलक ने। और यह जो अध मुद्रा होती थी वह जीतल के मूल्य का 1/2 होती थी। इसी तरह बिक एक मुद्रा थी जिसे फिरोज शाह तुगलक ने ही चला था, और यह जीतल के मूल्य का 1/4। अब जरा देखते हैं अन्य कार्यों के संदर्भ में फिरोज शाह तुगलक ने नहरों के निर्माण की तरफ भी विशेष ध्यान दिया था। मैंने पहले ही चर्चा की थी गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था जिसने नहर निर्माण की तरफ ध्यान दिया था। किंतु हम फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में देखते हैं कि इसके शासनकाल में यमुना, सतलज, घग्गर आदि नदियों से अनेक नहरें निकाली गई, यानी अनेक नहरों का निर्माण किया गया। और इसके शासनकाल के दौरान 5 महत्वपूर्ण नहरों का निर्माण किया गया था। कितनी? 5। और ये नहरें दिल्ली से हरियाणा के क्षेत्रों तक विस्तृत थी। किन क्षेत्रों में? दिल्ली से लेकर के हरियाणा तक। इन नहरों में जो सबसे बड़ी नहर थी उसे नहरे उलुग खानी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नहरे उलुग खानी। उलुग का अर्थ होता है महान, तो नहर उलुग खानी का अर्थ क्या हो गया? महान नहर। इसी तरह रज्जब बली नहर, फिरोजी नहर, ये नहरों के नाम हैं। और इन नहरों का निर्माण किसने करा था? फिरोज शाह तुगलक ने। महत्वपूर्ण यह है कि जिन किसानों की भूमि की सिंचाई
इन सरकारी नहरों से की जाती थी, जो राज्य द्वारा निर्मित नहरें थी, राज्य द्वारा निर्मित नहरों से जिन किसानों की खेतों की सिंचाई की जाती थी, उनसे सुल्तान एक प्रकार का कर भी लेता था, जिसे क्या कहा जाता था? हर्ब-ए-सर्ब। क्या कहा जाता था? हर्ब-ए-सर्ब। इसकी दर कितनी होती थी? 1/10 होती थी। क्लियर?
अब जरा फिरोज शाह तुगलक के अन्य कार्यों के संदर्भ में देखते हैं, लोक कल्याणकारी कार्यों के संदर्भ में। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जो दासों से अत्यधिक लगाव भी रखता था। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जो दासों से अत्यधिक लगाव भी रखता था और दासों की देख रेख करने हेतु इसने दासों के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की थी, जिसे क्या कहा जाता था? दीवाने बंदगान। क्या कहा जाता था? दीवाने बंदगान। ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के पास कुल 1,80,000 दास थे। कितने दास थे? 1,80,000। और फिरोज शाह तुगलक दासों से इतना अत्यधिक लगाव रखता था, इसने बहुत सारे दासों को उच्च शिक्षा की भी शिक्षा प्रदान कराई थी। जैसे इसने 1200 दासों को दस्तकारी की शिक्षा दिलाई थी और उन्हें रोजगार के रूप में नियुक्त किया था। इसी तरह इसने 40,000 दासों को अंगरक्षक सैनिक के रूप में प्रशिक्षण भी दिलवाया था। यहां तक कि फिरोज शाह तुगलक दासों से इतना अत्यधिक लगाव रखता था कि वह दासों को उनकी योग्यता के अनुरूप 10 से लेकर 100 टंका तक 10 से लेकर के 100 टंका तक वार्षिक वेतन भी दिया करता था। ठीक, इसी तरह दीवाने खैरात, फिरोज शाह तुगलक ने एक दान विभाग की भी स्थापना की थी, जिसे क्या कहा जाता था? दीवाने खैरात। इस विभाग की स्थापना इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने किया था कि जिससे कि वह गरीबों, असहायों, विकलांगों, संतों आदि की देख रेख हेतु प्रबंध कर सके। यानी कि जो गरीब, असहाय, विकलांग, साधु संत आदि होते थे, इनकी देख रेख करने हेतु सुल्तान ने न पृथक एक दान विभाग की स्थापना की थी, बल्कि इसके लिए राज्य की तरफ से दान भी दिया करता था। ठीक, इसी तरह निकाह दफ्तर की भी स्थापना की थी। निकाह दफ्तर यानी विवाह कार्यालय की भी स्थापना किया था। फिरोज शाह तुगलक ने मुख्यतः गरीब मुस्लिम कन्याओं की विवाह हेतु इस विभाग की स्थापना की थी, निकाह दफ्तर की स्थापना की थी और गरीब मुस्लिम कन्याओं को उनके विवाह के अवसर पर आवश्यकता अनुसार 50, 30 और 25 टंका दिए जाने का प्रबंध भी किया था। यानी कि गरीब मुस्लिम कन्याओं के विवाह हेतु राज्य की तरफ से आवश्यकता अनुसार 50 टंका, 30 टंका और 25 टंका राज्य की तरफ से अनुदान भी दिया जाता था। इसी तरह इसने सिफिर खाना की भी स्थापना की थी। इसे दारुल सफा के नाम से भी जाना जाता था। दारुल सफा के नाम से जाना जाता था। यह मुख्यतः एक जो राज्य के नियंत्रण में जिन सरकारी चिकित्सालयों का स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, उनकी देखरेख करने एक विभाग की स्थापना की थी, जिसे दारुल सफा कहा जाता था। यानी कि यह एक तरह से चिकित्सा विभाग था और इसके माध्यम से यानी दारुल सफा के माध्यम से सुल्तान ने न सिर्फ मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था की थी, बल्कि इन सरकारी चिकित्सालयों में मुफ्त दवा दिए जाने का प्रबंध भी किया था। साथ ही जो गरीब तबके के रोगी होते थे, इन्हें गरीब तबके के रोगों के लिए मुफ्त खाने का प्रबंध भी किया था। इसी तरह देखते हैं कि रोजगार कार्यालय की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली के कोतवाल के माध्यम से न सिर्फ बेरोजगार लोगों की सूची तैयार कराई, बल्कि आवश्यकता अनुसार उन्हें रोजगार दिए जाने का भी प्रबंध किया था। ठीक, उद्यान से प्रेम, अगला पॉइंट क्या है? उद्यान से प्रेम। तो फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में देखते हैं कि यह उद्यान से भी अत्यधिक लगाव रखता था। इसने दिल्ली के आसपास कुल 1200 बागों का निर्माण करा था। इसी तरह चित्तौड़ में इसने कुल 40 बाग निर्मित करा, 40 बागों का निर्माण कराया था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके शासनकाल में 7 प्रकार के अंगूरों की खेती भी होती थी। कितने प्रकार की? 7 प्रकार के अंगूरों की खेती होती थी। और इन उद्यानों से सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को 1,80,000 टंका वार्षिक आय भी होती थी। कितनी आय होती थी? 1,80,000 टंका। इसी तरह फिरोज शाह तुगलक ने कारखानों का भी निर्माण कराया था। वस्तुतः फिरोज शाह तुगलक ने कारखानों के निर्माण हेतु फारसी परंपरा का अनुकरण करते हुए कहने का आशय यह है कि फारसी साम्राज्य जिस प्रकार फारसी साम्राज्य के अंतर्गत राज्य के नियंत्रण में कारखाने स्थापित किए जाते थे, ठीक उसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने फारसी परंपरा को ग्रहण करते हुए राज्य के नियंत्रण में अनेक कारखानों की भी स्थापना की थी।
फिरोज शाह तुगलक ने जिन कारखानों की स्थापना की थी इनके कारखानों को दो भागों में बांटा गया, एक रातबी कारखाना, दूसरा गैर रातबी कारखाना। एक रातबी कारखाना, दूसरा गैर रातबी कारखाना। ये दोनों क्या होता था? रातबी कारखाना उसे कहते थे जहां मनुष्यों एवं पशुओं के भोजन हेतु भोज्य सामग्री तैयार की जाती थी। अर्थात जिन कारखानों में मनुष्यों और पशुओं के लिए भोजन निर्मित किया जाता था उसे क्या कहते थे? रातबी कारखाना कहते थे। और जिन कारखानों में सुल्तान के परिवार के सदस्य व सुल्तान के अधिकारी से जुड़े हुए सुल्तान के परिवार व सुल्तान के अधिकारियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई आवश्यक वस्तुओं का निर्माण जिन कारखानों में होता था उसे क्या कहते थे? गैर रातबी कारखाना। तो गैर रातबी कारखाना किसका निर्माण कर रहा है? दैनिक वस्तुओं से जुड़ी हुई आवश्यकताओं का निर्माण कर रहा है। और रातबी कारखाना भोजन निर्माण से संबंधित, अर्थात यह मनुष्यों पशुओं के भोजन निर्माण से संबंधित है। इसके बारे में कहा जाता है कि रातबी और गैर रातबी प्रकार की फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान राज्य के नियंत्रण में कुल 36 कारखाने स्थापित कराए थे। कितने कारखाने स्थापित कराए थे? 36 कारखाने कराए थे। इसी तरह हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक ने ताश घड़ियाल का आविष्कार भी, यानी फिरोज शाह तुगलक के प्रयास से ही फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ताश घड़ियाल का आविष्कार भी किया गया था। यह क्या था? एक समय मापक यंत्र था। समय मापक यंत्र था। फिरोज शाह तुगलक स्थापत्य से भी अत्यधिक लगाव रखता था और स्थापत्य के निर्माण हेतु इसने एक पृथक विभाग की भी स्थापना की थी जिसे दीवान ए इमारती के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? दीवान ए इमारती के नाम से जाना जाता था। ठीक। अब फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान किन किन भवनों का निर्माण कराया, किन किन मस्जिदों का निर्माण कराया, जब हम स्थापत्य कला बताएंगे तो उसमें वो सारी डिटेल में आएगा किन किन भवनों का निर्माण कराया है और किन किन नगरों का निर्माण कराया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा भी की थी नगर के बारे में, तो सारी चीजें स्थापत्य कला में भी आएंगी। पुरातत्व से भी लगाव रखता था फिरोज शाह तुगलक, पुरातत्व प्रेमी सुल्तान भी था। इसने अशोक के दो स्तंभ, एक मेरठ दूसरा टोपरा, अशोक के दो स्तंभ जो एक मेरठ से प्राप्त हुआ है, दूसरा टोपरा से। इस कहने का आशय यह है कि फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के दो स्तंभों को मेरठ व टोपरा से कहां मंगा करके स्थापित करा था? दिल्ली में स्थापित कराया था। इस टोपरा स्तंभ को, अशोक के टोपरा स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक मीनार ए जरीन कहा करता था। मीनारे जरीन कहा करता था, अर्थात स्वर्ण स्तंभ। और इन अशोक के स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में अन्य नामों से भी जाना जाता था। और वे अन्य नाम क्या थे? जैसे फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट, सुनहरी लाट, दिल्ली शिवालिक की लाट, इन नामों से भी अशोक के स्तंभों को जाना जाता था। तो एक बार हम देखते हैं कि पीसीएसजे के एग्जाम में, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो जुडिशरी का एग्जाम होता है, उसमें यह सवाल पूछा गया था कि फिरोज शाह तुगलक अशोक के किस स्तंभ को स्वर्ण स्तंभ कहा करता था? तो कौन सा स्तंभ था? टोपरा का स्तंभ। ठीक। इसी तरह हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए प्रायश्चित का भी कार्य किया था। यहां प्रायश्चित शब्द मैंने लिखा, इसका आशय यह था कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जिन लोगों को मृत्युदंड दे दिया गया था अथवा अंग भंग कर दिया गया था, फिरोज शाह तुगलक जब सुल्तान बना उसने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए प्रायश्चित का कार्य किया था। प्रायश्चित का आशय यह था कि जिनके परिवार के लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक ने मृत्युदंड दिया अथवा अंगभंग किया, उनके परिवार के सदस्यों को धन दे करके, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने उनके परिवार के सदस्यों को धन दे करके फिरोज शाह तुगलक ने उनसे माफीनामा भी लिखवाया था। माफीनामा नामक दस्तावेज भी लिखवाया था और उस पर गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाए थे। कहने का आशय यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन लोगों को मृत्युदंड दिया था अथवा अंगभंग किया था, फिरोज शाह तुगलक ने उनके परिवार के सदस्यों को धन दे करके उनसे मोहम्मद बिन तुगलक के लिए न सिर्फ माफीनामा लिखवाया बल्कि उस पर गवाहों के हस्ताक्षर लिखवाए। साथ ही सभी दस्तावेजों को एक पेटी में बंद करके मोहम्मद बिन तुगलक की कब्र के सिराने पे ले जाकर के रख दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए प्रायश्चित का भी कार्य किया था। ठीक। अब ये तो रही मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़ी हुई सब महत्वपूर्ण बातें। अब जरा
फिरोज शाह तुगलक से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। अब जरा हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के पश्चात यानी तुगलक वंश के उत्तराधिकारियों के बारे में जरा देखते हैं।
जरा फिरोज शाह तुगलक उत्तराधिकारियों के संदर्भ में चर्चा करते हैं, देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक की 1388 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की 1388 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। फिरोज शाह उत्तराधिकारियों के संदर्भ में जब हम गौर करते हैं तो हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के 2 पुत्र थे। फिरोज शाह तुगलक के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था फतेह का, दूसरे पुत्र का नाम क्या था? मोहम्मद। एक पुत्र का नाम फतेह का था और दूसरे पुत्र का नाम क्या था? मोहम्मद खां। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही बड़े पुत्र फतेह खां की मृत्यु हो गई थी। कहने का आशय यह है, फिरोज शाह तुगलक जिस समय सत्तारूढ़ था उसी दौरान ही उसके बड़े पुत्र फतेह खां की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में फिरोज शाह तुगलक ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने दूसरे पुत्र मोहम्मद का चुनाव किया था। यानी फिरोज शाह तुगलक ने अपना उत्तराधिकारी किसे मनोनीत किया था? मोहम्मद को। न सिर्फ मोहम्मद को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था बल्कि इसे सरकारी कार्यों में संलग्न भी कर दिया था। किंतु फिरोजी दास यानी फिरोज शाह तुगलक के जो दास थे, फिरोजी दासों ने मोहम्मद को न सिर्फ दिल्ली, जो फिरोजी दास थे, फिरोज शाह तुगलक के जो दास थे, इन फिरोजी दासों ने फिरोज शाह तुगलक उत्तराधिकारी मोहम्मद को दिल्ली से खदेड़ दिया और यह जाकर के सिरमौर की पहाड़ियों की तरफ भाग गया। सिरमौर के जंगली पहाड़ी क्षेत्रों में यह भाग करके चला गया। कौन? मोहम्मद। जब फिरोजी दासों ने मोहम्मद को दिल्ली से खदेड़ दिया, ऐसे में फिरोज शाह तुगलक ने फतेह खां के पुत्र गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। किसे? फतेह खां के पुत्र गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय को। किंतु जब गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय सुल्तान के पद पर आरूढ़ हुआ, उसी समय नाइब वजीर रुकनुद्दीन जुंदा के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? रुकनुद्दीन जुंदा के नेतृत्व में फिरोजी दासों ने गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय की हत्या करके इसकी लाश को किले के फाटक पर टांग दिया। ठीक। और न सिर्फ गयासुद्दीन तुगलक शाह की हत्या करके उसकी लाश को किले के फाटक पर टांग दिया, बल्कि फतेह खां के दूसरे पुत्र अबू बकर शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। किसे? अबू बकर शाह। जब अबू बकर शाह सुल्तान के पद पर नियुक्त हुआ, इसने सर्वप्रथम नाइब वजीर रुकनुद्दीन जुंदा की हत्या करा दी। किसकी? रुकनुद्दीन जुंदा की। इसने कुल 2 वर्ष तक शासन किया था और इसी अबू बकर शाह के शासनकाल में ही जो फिरोज शाह तुगलक का दूसरा पुत्र मोहम्मद था, इसी मोहम्मद ने समाना क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र सत्ता भी स्थापित कर ली थी। और अंततः इसी मोहम्मद ने 1290 ईस्वी में दिल्ली का अभियान करके अबू बकर शाह को पराजित करके कारागार में डाल दिया, जहां अबू बकर शाह की मृत्यु हो गई और स्वयं यही मोहम्मद शाह के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। कौन? मोहम्मद शाह कौन? फिरोज शाह तुगलक का दूसरा पुत्र। इसने 1390 से 1394 यानी कुल 4 वर्ष तक शासन किया था। इसके समय जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वह यह थी कि इसके शासनकाल में इटावा के हिंदू जमींदारों ने विद्रोह किया था, किंतु इसने अपनी सैनिक योग्यता के बल पर इटावा के हिंदू जमींदारों के विद्रोह का कुशलतापूर्वक दमन भी किया था। और अंततः देखते हैं 1394 ईस्वी में जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई, इसका बड़ा पुत्र इसका उत्तराधिकारी बना, किंतु 1.5 माह पश्चात ही मोहम्मद शाह के बड़े पुत्र की भी मृत्यु हो गई। ऐसे में मोहम्मद शाह के छोटे पुत्र नासरुद्दीन महमूद शाह को, किसे? नासरुद्दीन महमूद शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया गया। नासरुद्दीन महमूद शाह ने 1394 ईस्वी से लेकर के 1412 ईस्वी तक शासन किया था। कब से कब? 1394 से 1412 ईस्वी तक। जिस समय नासरुद्दीन महमूद शाह सुल्तान बना, उस समय इसकी उम्र कितनी थी? मात्र 10 वर्ष थी। कितनी थी? 10 वर्ष थी। ऐसे में जो इसका वजीर मल्लू खां था, राज्य की सारी शक्तियां इसी के हाथ में केंद्रित थी। यानी कि मल्लू खां के संरक्षण में नासरुद्दीन महमूद शाह सुल्तान के पद को प्राप्त किया। ठीक। नासरुद्दीन महमूद शाह की समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह है तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण। क्योंकि हम देखते हैं नासरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में ही 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था। जिस समय तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, उस दौरान तैमूर लंग के आक्रमण यानी कि तैमूर लंग के सैन्य प्रवाह को रोकने हेतु नासरुद्दीन महमूद शाह और मल्लू खां ने प्रयास किया, किंतु तैमूर लंग के सैन्य प्रवाह को रोकने में असफल रहे। और अंततः ये दोनों नासरुद्दीन महमूद शाह व मल्लू खां भाग करके कहां चले गए? गुजरात। और गुजरात में जाकर के छिप गए। जब वे गुजरात में जाकर के छिप गए तो ऐसे में तैमूर दिल्ली में 15 दिन रुका। इस दौरान न सिर्फ दिल्ली नगर की भीषण लूटपाट की, बल्कि यहां बड़े पैमाने पर नरसंहार भी किया था। तैमूर लंग जब यहां से गया वापस, भारत से
भारत में धन संपदा लूट करके जब यहां से वापस गया, उसके संदर्भ में बर्नी ने कहा कि तैमूर के जाने के पश्चात, तैमूर के भारत से चले जाने के पश्चात जो लोग दिल्ली में बचे थे उनके बीच में महामारी फैल गई, यहां तक कि अगले 2 महीने तक किसी पक्षी ने भी दिल्ली, राजधानी दिल्ली में पर नहीं मारा था। किसने कहा? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा। ठीक। 1412 ईस्वी में जब तैमूरलंग वापस चला गया और उसके पश्चात नासिरुद्दीन महमूद साहब और मल्लू खां पुनः राजधानी दिल्ली आए और पुनः सल्तनत का संचालन करते रहे और अंततः 1412 ईस्वी में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हुई थी। यह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह जो था, यह अंतिम तुर्की सुल्तान था, यानी कि तुर्क वंश का अंतिम सुल्तान था। तो अगर आपसे पूछा जाए अंतिम तुर्की सुल्तान दिल्ली सल्तनत का कौन था, तो कौन था? नासिरुद्दीन महमूद शाह। क्योंकि अब तुगलक वंश के पश्चात जो सैयद वंश की स्थापना होगी, सैयद वंश के शासक शासन करेंगे या लोदी वंश, अफगान वंश के शासक सत्ता में आएंगे, वे लोग तुर्क जात से संबंधित नहीं है। तो अगर मैंने कहा, अगर आपसे सवाल पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान कौन था, तो वह कौन था? नासिरुद्दीन महमूद शाह। इसके नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में सल्तनत की सत्ता इतनी सिमट गई थी कि एक कवि ने नासिरुद्दीन महमूद शाह की सल्तनत के बारे में लिखा कि शहंशाह शाह आलम अज दिल्ली तापालम, अर्थात सुल्तान की सत्ता दिल्ली से पालम तक सिमट करके रह गई। शहंशाह शाह आलम की सत्ता दिल्ली से पालम तक सिमट गई। ठीक। अब जरा थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, तैमूर से जुड़े हुए कभी कभी सवाल आ जाते हैं। तैमूर का जन्म ट्रांस आक्सियाना में हुआ था। कहां पे हुआ था? ट्रांस आक्सियाना। यह जो तैमूर था बरलास कबीले का सदस्य था। यह बरलास कबीले का सदस्य होने के साथ साथ चागताई तुर्क था। क्या था? चागताई तुर्क। बरलास कबीले का सदस्य होने के साथ साथ क्या, कौन सा तुर्क था? चागताई तुर्क था। बाबर भी कौन सा तुर्क था? चागताई तुर्क था। ठीक। तो मैंने कहा कि तैमूर का जन्म ट्रांस आक्सियाना क्षेत्र में हुआ था। यह ट्रांस आक्सियाना क्षेत्र के बरलास कबीले का चागताई तुर्क था और इसने मंगोलों से अपने रक्त संबंध का भी दावा किया था, यानी चंगेज खां से। मंगोल यानी चंगेज खां से अपने रक्त संबंध का भी दावा किया था। इसे साहिबे किरान की उपाधि की थी। कौन सी उपाधि की थी? साहिबे किरान। साहिबे किरान का अर्थ होता है भविष्य का भाग्यशाली स्वामी। भविष्य का भाग्यशाली स्वामी। साहिबे किरान का अर्थ क्या होता है? भविष्य का भाग्यशाली स्वामी। इसी तरह इसी तैमूर को ही पृथ्वी पर ईश्वर का कोड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी पर ईश्वर का कोड़ा। तैमूर की आत्मकथा का नाम मलफूजात ए तैमूरी है। इसकी आत्मकथा क्या नाम है? मलफूजात ए तैमूरी। और इस आत्मकथा का फारसी भाषा में पहली बार अनुवाद अबू तलीब ने किया था। तो जो अगर सवाल पूछे कि तैमूरी की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है, तो मलफूजात ए तैमूरी। मलफूजात ए तैमूरी का फारसी भाषा में पहली बार किसने अनुवाद किया था? तो अबू तलीब ने। क्लियर। अब सवाल उठता है कि आखिर तैमूरलंग के भारत पे आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? एक सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो हम देखते हैं वर्तमान शोध जो बताते हैं, वर्तमान शोधों से स्पष्ट होता है कि तैमूरलंग के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य भारत से धन को लूटना था, यानी भारत से संपत्ति को प्राप्त करना था। ठीक। और ज्यादातर विद्वान इसी विचार से सहमत है। किंतु जो तैमूर की आत्मकथा मलफूजात ए तैमूरी है, इसमें यह बताया गया है कि तैमूर के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य भारत में मूर्ति पूजा को समाप्त करना था। तो आत्मकथा में क्या कहा गया? तैमूर के आक्रमण का उद्देश्य मूर्ति पूजा को समाप्त करना, जबकि वर्तमान शोध और ज्यादातर विद्वान किस विचार से सहमत है कि तैमूर का उद्देश्य भारत से धन संपदा को लूटना। ठीक। और यही वह तैमूर है जिसने मध्य एशिया में न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, बल्कि उसकी राजधानी समरकंद को बनाई थी। राजधानी क्या बनाई थी? समरकंद। ठीक। और समरकंद वर्तमान में कहां पड़ता है? उज्बेकिस्तान। ठीक। और इसी तैमूरलंग का 1398 ईस्वी में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में आक्रमण हुआ था। तो मैंने कहा 1412 ईस्वी में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह की जब मृत्यु हुई, ऐसे में एक अमीर जिसका नाम क्या था? दौलत खां। इस दौलत खां नामक व्यक्ति ने सल्तनत की सत्ता को
ग्रहण किया और 1.5 वर्ष तक शासन करता रहा। किंतु 1.5 वर्ष के शासन करने के उपरांत हम देखते हैं पंजाब, मुल्तान व दीपालपुर के सूबेदार खिज्र खां ने दिल्ली पर आक्रमण किया और यहां के सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान दौलत खां को पराजित करके उसकी हत्या कर दी और स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया, यानी स्वयं सल्तनत की गद्दी को स्वीकार किया। ठीक, तो किसने? खिज्र खां ने। और इस खिज्र खां ने न सिर्फ दौलत खां को पराजित करके सल्तनत की गद्दी को प्राप्त किया, बल्कि दिल्ली सल्तनत पे एक नए वंश की स्थापना की जिसे सैयद वंश के नाम से जाना जाता है। किस वंश के नाम से जाना जाता है? सैयद वंश। मैंने पहले ही बताया था कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पांच राजवंशों के सुल्तानों ने शासन किया था। प्रथम वंश कौन सा था? गुलाम वंश था। दूसरा वंश था खिलजी वंश था। तीसरा वंश कौन था? तुगलक वंश था। और चौथा कौन सा वंश है? यही सैयद वंश, जिस सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां नामक व्यक्ति ने की थी। क्लियर?
सही पेन नहीं चलेगा। अब जरा सैयद वंश के बारे में देखते हैं। दिल्ली सल्तनत पर चौथा राजवंश जिसने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन किया था वह कौन सा वंश था? सैयद वंश। सैयद वंश के शासकों ने 1414 ईस्वी से लेकर के 1491 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने। मैंने पहले ही बताया कि जब सुल्तान नासरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हुई उसके पश्चात दौलत खान नामक एक व्यक्ति ने सल्तनत की सत्ता को ग्रहण किया, किंतु उसी समय उसके 1.5 वर्ष के शासन करने के उपरांत
उसी समय हम देखते हैं कि पंजाब, मुल्तान व द्वीपालपुर के सूबेदार खिज्र खान ने दौलत खां को शासक मानने से इनकार कर दिया और दिल्ली पर आक्रमण करके दौलत खां को पराजित करके मार डाला और स्वयं दिल्ली सल्तनत की गद्दी को स्वीकार करते हुए दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश की स्थापना की, जिसे सैयद वंश के नाम से जाना। यह जो एक खिज्र खां था, जिस समय नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था, उस समय इसी खिज्र खां ने तैमूर की सहायता की थी। किसने? खिज्र खां। जब खिज्र खां ने तैमूर के भारत पर आक्रमण के दौरान तैमूर की सहायता की थी, तो ऐसे में जब तैमूर लंग भारत को विजित करके वापस जा रहा था, तो उस दौरान तैमूर ने खिज्र खां को मुल्तान, पंजाब और दीपालपुर के सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था। कहां के सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था? मुल्तान, पंजाब और दीपालपुर के सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। और मैंने बताया कि 1412 ईस्वी में 1414 ईस्वी में इसने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली के शासक दौलत खां को पराजित करके न सिर्फ दिल्ली पर अधिकार किया, बल्कि सल्तनत पर एक नए वंश, सैयद वंश की स्थापना भी की थी। यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। यह दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जिसने न शाह व सुल्तान की उपाधि धारण की, न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, न ही अपने नाम की मुद्रा जारी कराई, बल्कि खिज्र खां ने स्वयं को क्या घोषित किया था? स्वयं को तैमूरियों का महाराजपाल घोषित किया था। क्या घोषित किया था? तैमूरियों का महाराजपाल। महाराजपाल का अर्थ होता है सूबेदार। तो ये अगर पूछा जाए आपसे सवाल, किसने स्वयं सुल्तान की उपाधि न धारण करते हुए स्वयं को तैमूरियों का महाराजपाल या तो तैमूरियों का सूबेदार घोषित किया, तो कौन सा शासक था? खिज्र खां। ठीक इसी तरह मैंने कहा कि यह ऐसा सुल्तान था जिसने अपना नाम भी खुतबे में नहीं पढ़वाया था, बल्कि इसने खुतबे में तैमूरी शासकों, तैमूरी वंश की संप्रभुता को स्वीकार करते हुए तैमूरी शासक शाहरुख का नाम अपने खुतबे में पढ़वाया था। किसने? खिज्र खां। क्लियर? और यह जहां तक रही बात मुद्रा की, मैंने यह भी बताया कि न इसने शाह सुल्तान की उपाधि धारण की, न अपना नाम का खुतबा पढ़वाया, न अपने नाम की मुद्राएं जारी की। तो मुद्रा के संदर्भ में हम देखते हैं कि खिज्र खां ने मुद्रा पर जो तुगलक वंश के शासकों के नाम चलते थे, पहले से चल रहे थे, उन्हीं तुगलक वंश के शासकों का नाम चलने दिया था। ठीक? और इसने स्वयं किसकी उपाधि धारण की थी? रैयत आला की उपाधि धारण की थी। तो अगर आपसे यह सवाल कई बार आया भी है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी, तो वह कौन सा सुल्तान था? खिज्र खां। ठीक? खिज्र खां ने स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज भी घोषित किया था। किसका वंशज घोषित किया था? पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज घोषित किया था। खिज्र खां ने कुल 1414 ईस्वी से लेकर के 1421 ईस्वी अर्थात कुल 7 वर्ष तक शासन किया था और अपने शासन के दौरान सल्तनत के उपद्रवी तत्वों को दंडित करने, यानी जो विद्रोही तत्व थे उन पर प्रभावी नियंत्रण लगाने में यह सफल रहा था। ठीक है? कहने का आशय यह है कि जब ये सल्तनत की सत्ता को संचालित कर रहा था, उस समय सल्तनत की सीमाओं के आसपास जो भी छोटे मोटे विद्रोह हुआ करते थे, उन विद्रोहों पर प्रभावी नियंत्रण करने में सफल रहा था। इसके शासन कार्यों से दिल्ली की जनता संतुष्ट थी, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि जब इसकी मृत्यु हुई तो फरिश्ता इस संदर्भ में लिखते हैं कि इसकी मृत्यु के पश्चात जनता ने काले वस्त्र पहन करके शोक मनाया था। जब फरिश्ता ने यह लिखा कि खिज्र खां की मृत्यु के पश्चात जनता ने काले वस्त्र धारण करके शोक मनाया था, इसका आशय यह है कि यह जो शासक था अपने शासन कार्यों से जनता के बीच में लोकप्रिय हो गया था। ठीक? अब खिज्र खां की मृत्यु के पश्चात खिज्र खां का पुत्र मुबारक शाह दिल्ली का सुल्तान बना। कौन बना? मुबारक शाह। यहां एक बार एक सवाल पूछा गया था कि सल्तनत के किस शासक ने अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी को सुल्तान घोषित, अपने शासन काल में ही अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो इस संदर्भ में हम देखते हैं खिज्र खां एकमात्र सुल्तान था जिसने अपने जीवन काल में अपनी मृत्यु से 3 दिन पहले अपने पुत्र मुबारक शाह को सल्तनत की गद्दी सौंप दी थी। अभी तक क्या होता था कि सुल्तान की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी वर्ग का चुनाव किया जाता था, किंतु यहां हम देखते हैं कि यह सल्तनत के इतिहास में पहली घटना थी जब सुल्तान जीवित है और अपने जीवन काल में ही अपनी मृत्यु से 3 दिन पूर्व अपने पुत्र मुबारक शाह को सल्तनत की सत्ता सौंप देता है। ठीक? मुबारक शाह जब सुल्तान बना, मुबारक शाह जब सल्तनत की सत्ता को इसने जब प्राप्त की,
तो सल्तनत के सत्ता प्राप्त करने के पश्चात इसने तैमूरियों की सर्वसत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कहने का आशय यह है, इसने शाह व सुल्तान की उपाधि धारण की, अपना नाम खुतबे में पढ़वाया, वो अपने नाम की मुद्राएं भी जारी की। इसका आशय यह है कि इसने इन कार्यों के माध्यम से स्वयं को एक संप्रभुता संपन्न शासक सिद्ध करने का प्रयास किया था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं इसने अपने शासनकाल में इक्ता का हस्तांतरण करके, इक्ता जो भूमि होती थी और उस भूमि की देखरेख करने वाले जो इक्तादार होते थे, तो इक्तेदारों का हस्तांतरण करके यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया कि सत्ता पर उसका पूर्ण नियंत्रण है। फिर भी इसके संदर्भ हम यह भी गौर करते हैं तो देखते हैं कि मुबारक शाह जो था एक योग्य सेनापति भी था, क्योंकि हम देखते हैं इसने अपने शासनकाल में जिन हिंदू जमींदारों ने विद्रोह किया था उन हिंदू जमींदारों के विद्रोह को कुशलतापूर्वक विफल भी बनाया था। इसी तरह इसने पंजाब के जसरत गोखर व तुर्क बच्चा जैसे अमीरों के विद्रोहों का भी कठोरतापूर्वक दमन किया था। यहां तक कि हम देखते हैं कि मालवा का शासक हुसंग शाह, मालवा का शासक इस समय कौन था? हुसंग शाह। और जौनपुर का शासक कौन था? इब्राहिम शाह सरकी। जौनपुर का शासक कौन था? इब्राहिम शाह सरकी। और मालवा का शासक कौन था? हुसंग शाह। ये दोनों जो दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे, मुबारक शाह ने अपनी सैनिक योग्यता के बल पर अपने इन दोनों विरोधियों से अपने दुर्बल साम्राज्य की रक्षा भी की थी। किंतु हम कालांतर में आगे चलकर देखते हैं कि यही मुबारक शाह अपने वजीर सरवर उल मुल्क के षड्यंत्र का शिकार हो गया। कौन? मुबारक शाह। और सरवर उल मुल्क के षड्यंत्र के कारण ही 1434 ईस्वी में मुबारक शाह की हत्या कर दी गई। ठीक, जब मुबारक शाह की हत्या हो गई तो ऐसे में मुबारक शाह के पुत्र मुहम्मद शाह को मुबारक शाह के भतीजे मोहम्मद शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया गया। किसके नेतृत्व में? सरवर उल मुल्क के नेतृत्व में। मोहम्मद शाह ने 1424 ईस्वी से लेकर 1443 ईस्वी तक शासन किया था। कब से कब तक? 1434 से 1443 ईस्वी तक। जब मोहम्मद शाह सुल्तान बना, इसने सर्वप्रथम सरवर उल मुल्क, वजीर सरवर उल मुल्क की हत्या करवा दी और सरवर उल मुल्क की जगह कमाल उल मुल्क को अपना वजीर घोषित किया। क्या घोषित किया? वजीर। ठीक, वजीर का अर्थ क्या है? प्रधानमंत्री। ठीक, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हम देखते हैं कि जो मालवा का शासक इस समय कौन था? महमूद खिलजी। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में मालवा के शासक महमूद खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। कब आक्रमण किया? 1440 ईस्वी में। और उसका परिणाम यह रहा कि मोहम्मद शाह व महमूद खिलजी के बीच में तिलपत के मैदान में 3 दिन तक भीषण युद्ध चलता रहा। और इस युद्ध के दौरान दीपालपुर के सूबेदार बहलोल लोदी ने चूंकि मोहम्मद शाह की सहायता की थी, ऐसे में इसी सुल्तान मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को सहायता करने के कारण पुत्र कहकर भी संबोधित किया था। क्या कहकर संबोधित किया था? पुत्र कहकर के संबोधित किया था। और तिलपत के युद्ध के परिणाम की जहां तक बात आती है तो 3 दिन तक संघर्ष करने के उपरांत मोहम्मद शाह और महमूद खिलजी के बीच में आपस में समझौता हो गया था। ठीक, एक बार यह सवाल आया था कि बहलोल लोदी को दिल्ली के किस सुल्तान ने अपना पुत्र कह करके संबोधित किया था? तो वह कौन था? मोहम्मद शाह। ठीक, और 1443 ईस्वी में जब मोहम्मद शाह की मृत्यु होगी, ऐसे में उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली का सुल्तान बना। इसने 1443 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया था। क्योंकि यह एक अयोग्य शासक था और इसकी अयोग्यता के कारण ही अलाउद्दीन आलम शाह का अपने खुद के वजीर हामिद खां से झगड़ा हो गया था। जब खुद के वजीर हामिद खां से झगड़ा हुआ, यही अलाउद्दीन आलम शाह नाराज होकर के दिल्ली छोड़ करके कहां चला गया? बदायूं। अब बदायूं में जाकर के रहने लगा। और अंततः हम देखते हैं कि 1451 ईस्वी में दीपालपुर के सूबेदार बहलोल लोदी ने सेना सहित दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया और दिल्ली पहुंचते बिना किसी रोक टोक के सल्तनत की सत्ता को ग्रहण किया और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक नए वंश की स्थापना की जिसे लोदी वंश के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब आज यहां तक। लोदी वंश के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे।